प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आपके सारे पाठों के जो है आपके नाम दिए हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 1 में है आपका सौर मंडल में पृथ्वी। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है, बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर 88 दिन में। दूसरे में है प्रश्न दो में है पृथ्वी का उपग्रह है। तो आपका उत्तर हो जाएगा चंद्रमा। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरे में है पृथ्वी के संबंध में कथन सही नहीं है। उत्तर हो जाएगा आपका आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। चौथे में है तारों के समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां कहलाती हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा नक्षत्र मंडल। इसके बाद आता है आपका पाँचवें में है सूर्य का ताप सबसे ज़्यादा कौन से ग्रह पर होगा। आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर शुक्र पर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो ए नंबर में है सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो आपको 150 मिलियन भरना है। दूसरे में है ध्रुव तारा की सहायता से उत्तर दिशा का पता लगाया जाता है। तो आपको उत्तर लिखना है। ग्रहों का चक्कर, तो यहाँ पे आप इसका उत्तर अपने से कर लीजिएगा। चौथे में है सूर्य के निकट का ग्रह, आपका हो जाएगा बुध। सूर्य एक यहाँ पे हो जाएगा आपका तारा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। आपको उत्तर में लिखना है सौरमंडल में पाए जाने वाले सभी तारे ग्रह उपग्रह को खगोलीय पिंड कहते हैं। इसके बाद आता है आपका 8वें में है प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण किसकी सहायता से करते थे। तो आपको उत्तर में लिखना है प्राचीन समय में लोग रात्रि के समय दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। 9वां क्वेश्चन आता है आपका चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को हम दिन के समय क्यों नहीं देख पाते। तो आपको उत्तर में करना है सूर्य के तेज प्रकाश के कारण चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को हम दिन के समय नहीं देख पाते हैं। 10वें में है उपग्रह किसे कहा जाता है एवं वे कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। आपको लिखना है उपग्रह एक ऐसी वस्तु है जो किसी पिंड आमतौर पर किसी ग्रह के चारों ओर एक सुसंगत और स्थिर कक्षा में होती है। उपग्रहों के दो मुख्य प्रकार हैं, प्राकृतिक उपग्रह जैसे चंद्रमा और कृत्रिम उपग्रह जिन्हें मनुष्यों ने पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में लॉन्च किया है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 11 में है सूर्य के दूसरे क्रम का ग्रह कौन सा है, वह पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूर्ण करता है। तो आपको उत्तर में करना है सूर्य के दूसरे क्रम का ग्रह शुक्र है, वह पृथ्वी का एक चक्कर 243 दिन में पूर्ण कर लेता है। 12 में है ब्रह्मांड का निर्माण किन किन आकाशीय पिंडों द्वारा होता है। आपको उत्तर में लिखना है ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और ताप व घनत्व अनंत था। बिग बैंग प्रक्रिया में इसके अंदर महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 13 में है पृथ्वी को सौरमंडल का अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। आपको उत्तर में लिखना है पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसमें ऐसे कई कारक हैं जो इसे जीवन के लिए उपयुक्त बनाते हैं। इसमें विविध प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र, स्थिर जलवायु, तरल पानी है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो मनुष्यों सहित जीवन के कई रूपों का समर्थन करता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है आकाशगंगा क्या है, समझाइए। तो आपको उत्तर में लिखना है आकाशगंगा एक विशाल अंतरिक्ष प्रणाली है जो सितारों, धूल, अंतर तार की गैस, तार की अवशेषों और डार्क मैटर से बनी होती है और सभी गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। गैलेक्सी शब्द ग्रीक शब्द गैलेक्सी से लिया गया है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में है तारा व ग्रह में अंतर लिखिए। तो आपको तारा व ग्रह में अंतर लिखना है। पहला है तारे किसी आकाशीय पिंड के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते हैं। ग्रह तारों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दूसरा है तारे स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते। तीसरा पॉइंट है आपका तारे अपनी स्थिति नहीं बदलते हैं। और ग्रह में है तारों के सापेक्ष सभी ग्रह की स्थिति बदलती रहती है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है सौरमंडल का नामांकित चित्र बनाइए।
तो आपको जो है सौरमंडल का इस तरह से चित्र बना लेना है। इसके बाद अध्याय 2 में दिया है आपका ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। पहला क्वेश्चन आता है आपका, स्थान आ ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में स्थित है। अगर ग्रीनविच पर सुबह के 8 बजे हैं तो स्थान आ पर समय होगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, सुबह 7। इसके बाद दूसरे में पृथ्वी के अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में समय लगता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 4 मिनट। तीसरा क्वेश्चन है आपका, अगर भारत में प्रातः 11 बजे हैं तो उस समय लंदन का समय होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, 5:30। इसके बाद चौथा में है 23/1/2 उत्तरी अक्षांश से 23/1/2 दक्षिणी अक्षांश के मध्य में ताप कटिबंधी पाया जाता है। उत्तर हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधी। इसके बाद जो है आपका पाँचवें में है, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा विषुवत रेखा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो यहाँ ए में भरना है आपको ग्लोब, और बी में भरना है आपको दोपहर, और सी में पश्चिम से पूर्व, डी में भरना है आपको काल्पनिक रेखा, ई में भरना है आपको उत्तरी गोलार्ध। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 7 में है, ग्लोब की 2 विशेषताएं लिखिए। पहला विशेषता है ग्लोब पृथ्वी का नमूना है, दूसरा है ग्लोब पर देश महासागरों को दर्शाया जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 8 में है, पृथ्वी का आकार ध्रुवों तथा मध्य में कैसा है। आपको लिखना है पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी और मध्य में उभरी हुई है। 9वां में है, विषुवत रेखा पृथ्वी को कौन से 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तर में लिखना विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ऊपर का ऊपरी गोलार्ध और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध में। इसके बाद आता है आपका 10वें में है, पृथ्वी के ताप कटिबंधों के नाम लिखिए। तो आपका पहला है उष्ण कटिबंधी, शीतोष्ण कटिबंधी, और तीसरा हो जाएगा आपका शीत कटिबंधी। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में है, ध्रुवों के निकट के क्षेत्रों को कम ऊष्मा क्यों प्राप्त होती है। आपको उत्तर में लिखना है ध्रुवों के निकटवर्ती क्षेत्रों में कम गर्मी पड़ती है क्योंकि ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका 12 में है, उष्ण कटिबंधी 23/1/2 उत्तरी अक्षांश से 23/1/2 दक्षिणी अक्षांश के मध्य क्यों पाया जाता है। आपको उत्तर में लिखना है क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23/1/2 झुकी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 13 में है, देशांतर रेखाओं की विशेषताएं लिखिए। तो आपका पहला विशेषता है देशांतर रेखाओं की लंबाई लगभग समान होती है। देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। दूसरा में यह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई है। तीसरा यह एक अर्धवृत्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है, ग्लोब से किसी स्थान की स्थिति का पता कैसे लगाया जाता है। उत्तर में लिखना है ग्लोब से किसी स्थान का पता लगाने के लिए ग्लोब पर रेखाएं खींची हुई हैं, यह अक्षांश और देशांतर कहलाती हैं। इनकी रेखाओं की सहायता से हम किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण करते हैं। 15 में है, मानक समय से क्या आशय है। भारत में मानक समय कितने देशांतर मयोमोत्तर से माना जाता है। आपको उत्तर में लिखना मानक समय वह है जो किसी देश या विस्तृत भूभाग के लोगों के व्यवहार के लिए स्वीकृत होता है। भारत में 82 से 1/2 पूर्व देशांतर मयोमोत्तर को मानक समय माना जाता है। आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है, ग्लोब का चित्र बनाकर निम्नांकित को दर्शाइए। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो आपको जो है अपनी बुक से देख के यहाँ पे चित्र बना लेना है और इस तरह से आपको नाम भी दर्शा लेना है। आपका लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अध्याय 3 में है पृथ्वी की गतियाँ। पहला प्रश्न आता है, लीप वर्ष में फरवरी माह में दिनों की संख्या होती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर 29। इसके बाद दूसरे में 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है। तो आपको लिखना है शीत ऋतु। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरे में विषु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। चौथे में है, उत्तर अयनांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 5वें में है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग समय लेती है। उत्तर हो जाएगा 24 घंटे। नेक्स्ट है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो यहाँ पे ए नंबर में भरना है आपको सूर्य, बी में भरना है आपको 21 जून, और सी का उत्तर आप अपनी बुक से देख के कर लीजिएगा
ये अपने क्लास टीचर से पूछ लीजिएगा। डी में भरना है आपको हर 4 साल। ई में भरना है आपको अंधेरा। तो आपको इस तरह भर लेना है। इसके बाद आता है आपका 7वें में है ग्लोब पर रात दिन को विभाजित करने वाले व्रत को क्या कहते हैं। तो आपका हो जाएगा प्रदीप्ति व्रत। 8वें में है पृथ्वी कितने दिन में सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करती है। 365 दिन और 6 घंटे में। इसके बाद 9वां में है ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व के समय कौन सी ऋतु होती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु। इसके बाद 10वें में है पृथ्वी पर दिन व रात किस तिथि को बराबर होते हैं, वह क्यों। तो आपको उत्तर में लिखना है 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होती है। इसके बाद आता है आपका 11 में है एक वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं, ऋतुओं में परिवर्तन किस कारण होता है। आपको उत्तर में लिखना है समानतः एक वर्ष में 4 ऋतुएं होती हैं, गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद। 4 भागों में बांटा गया है। वस्तुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में है प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 29 दिन का क्यों होता है, समझाइए। तो आपको उत्तर में लिखना है पृथ्वी का परिक्रमा काल 365 दिन 6 घंटे का होता है। सुविधा के लिए एक वर्ष 365 दिन का होता है, इसमें 6 घंटों को नहीं जोड़ा जाता। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के 6 घंटे मिलकर एक दिन 24 घंटे के बराबर होते हैं। इस अतिरिक्त एक दिन को चौथे वर्ष की फरवरी माह में जोड़ते हैं, इसीलिए प्रत्येक चौथे वर्ष की फरवरी 29 दिनों की होती है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद 13 में है पृथ्वी पर उत्तर आयनांत एवं दक्षिणी आयनांत की अवस्था कब होती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 21 जून को उत्तर आयनांत तथा 22 दिसंबर को दक्षिण आयनांत की स्थिति होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है पृथ्वी की गतियों का वर्णन कीजिए। आपको उत्तर में लिखना है पृथ्वी की गतियाँ 2 प्रकार की होती हैं। घूर्णन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। दूसरा है परिक्रमा, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति परिक्रमण कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में है 23 दिसंबर एवं 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति के विपरीत होती है। इसके बाद जो आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है ऋतु परिवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको जो है इस तरह से चित्र बना लेना है और आपको नाम भी लिख लेना है। जैसे यहाँ पे लिखा है बसंत ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु। तो आपको जो है इस तरह से आपको ऋतुओं के नाम लिखना है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अध्याय 4 में है मानचित्र। पहला क्वेश्चन आता है आपका दिक्सूचक में सुई हमेशा दिशा प्रदर्शित करती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर दक्षिण। इसके बाद दूसरे में है निम्न में से मानचित्र का घटक नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा खाका। इसके बाद तीसरे में है निम्न प्रतीक चिन्हों को दर्शाया जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, बड़ी रेलवे लाइन, पक्की सड़क। 4 में है धरातल की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्रों को कहते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा थीमैटिक मानचित्र। इसके बाद आता है आपका 5 में है, 5वां क्वेश्चन है आपका रेखा चित्र अनुसार बताइए कि भारत के दक्षिण में स्थित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, हिंद महासागर। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो ए नंबर में आपको मानचित्र भरना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका बी नंबर में आपको भरना है दिशा, और सी में भरना है आपको भूरे रंग से, डी में भरना है आपको मानचित्र, और ई में भरना है आपको खाका। तो आपको इस तरह भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है मानचित्र किसे कहते हैं। आपको उत्तर में लिखना है पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियाँ, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को मानचित्र कहते हैं।
8 में है दिए गए पैमाने को पढ़कर बताइए कि कागज़ पर 1 सेंटीमीटर धरातल पर कितनी दूरी को दर्शाता है। तो आपको उत्तर में लिखना है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। इसके बाद आता है आपका 9वां प्रश्न में है मानचित्र में तीर के द्वारा किस दिशा को दर्शाया जाता है। तो आपको उत्तर में लिखना है उत्तर दिशा। इसके बाद 10वें में मानचित्र ग्लोब से किस प्रकार भिन्न है। तो आपको उत्तर में लिखना है मानचित्र ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिसमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। पृथ्वी के प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उज्ज्वल मानचित्र कहा जाता है। इसके बाद आता है आपका 11 में है मानचित्र व रेखा चित्र में क्या अंतर होता है। तो आपको लिखना है मानचित्र यह पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। तो आपको इस तरह करना है। यहाँ पे आपका रेखा चित्र है तो आप इसका लिख लीजिएगा। इसके बाद 12 में है थीमेटिक मानचित्र हमें कौन कौन सी जानकारी प्रदान करते हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है थीमेटिक मानचित्र से हमें विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र व तथा उद्योग आदि के वितरण इत्यादि। 13 में है हमें यह कैसे पता चलता कि कोई मानचित्र भौतिक प्रकार का है। तो आपको उत्तर में लिखना है भौतिक मानचित्रों का उद्देश्य किसी क्षेत्र की प्राकृतिक भू आकृतियों और विशेषताओं को दिखाना होता है जैसे पहाड़, रेगिस्तान, झीलें, महासागर और नदियाँ। इसके बाद 14 में है निम्नांकित के प्रतीक रूढ़ चिन्ह बनाइए। बड़ी रेलवे लाइन, पक्की सड़क, नदी, पुल, जिले की सीमा रेखा, पेड़ व बस्ती। तो आपको उत्तर में लिखना है बड़ी रेलवे लाइन। तो आपको इस तरह चित्र बनाना है। पक्की सड़क का इस तरह चित्र बनाना है। नदी का जो है आपको इस तरह बनाना है। पुल का तो ये आपका पुल का चित्र हो जाएगा। जिले की सीमा रेखा तो आपको इस तरह बनाना है। यहाँ पे पेड़ तो आपको इस तरह बनाना है चित्र। यहाँ पे बस्ती तो आपको यहाँ पे बस्ती का चित्र बनाना है। तो आप इस तरह से बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में मानचित्र में किसी स्थान की स्थिति का पता कैसे लगाया जाता है। आपको उत्तर में लिखना है मानचित्र में किसी स्थान की स्थिति का पता अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से लगाया जाता है। 16 में है आपका प्रोजेक्ट कार्य। अपने विद्यालय का रेखा मानचित्र बनाइए एवं उसमें निम्नलिखित को दर्शाइए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कक्षा कक्ष, खेल का मैदान, किचन शेड, पुस्तकालय, सड़क। तो इन नामों को जो है आपको दर्शाना है। तो जैसे यहाँ पे किचन शेड, पुस्तकालय, पेड़, खेल तो इस तरह से आपको, और यह रहा आपका सड़क। तो इस तरह से जो है आपको बना लेना है चित्र और नाम भी दर्शा लेना है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। अभी हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अध्याय 5 में है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पहला क्वेश्चन आता है कर्क रेखा किन किन महाद्वीपों से गुजरती है। आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका। इसके बाद दूसरे में किस महाद्वीप से कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। आपका उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। इसके बाद तीसरे में एशिया महाद्वीप हिंद महासागर की किस दिशा में है। आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर उत्तर। चौथे में सबसे छोटा महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद जो आपका आता है पाँचवा में विश्व का सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त स्थित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर प्रशांत महासागर में। इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो आपको पहले में आपको भरना है अंटार्कटिका महाद्वीप हमेशा बर्फ की परतों से ढका रहता है। दूसरे में भरना है आपको कम, और तीसरे में भरना है आपको जीवमंडल। इसके बाद जो आता है आपका तीसरा में भरना है आपको जीवमंडल, और चौथे में भरना है यूरोप एवं एशिया। पाँचवें में भरना है आपको उत्तरी अफ्रीका। तो आपको इस तरह भर लेना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है किसी स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से ही क्यों मापी जाती है। उत्तर में लिखना है क्योंकि समुद्री जल सभी जगह समान होता है। 8वां क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह को किन दो मुख्य भागों में बांटा गया है। तो आपको लिखना है महाद्वीप और महासागरीय बेसिन। इसके बाद 9वें में है जीवन के लिए आवश्यक तत्व कहाँ पाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए।
आपको उत्तर में लिखना है जीवन के लिए आवश्यक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं, उनके नाम निम्न हैं। जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर आदि। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, महासागरों में असीमित मात्रा में जल उपलब्ध होने के बाद भी हम पीने के लिए इसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते। आपको उत्तर में लिखना है महासागरों में अत्यधिक मात्रा में लवण घुले होने के कारण हम महासागरीय जल का प्रयोग पीने के लिए नहीं कर सकते हैं। 11 में है, वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसों की मात्रा नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो आपको लिखना है ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%, नाइट्रोजन का 78%, कार्बन डाइऑक्साइड का 1% और आर्गन का 0.0%। तो आपको इस तरह कर लेना है। इसके बाद 12 में है, महासागरीय जल की विभिन्न गतियों के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है तरंगे, 2 ज्वार भाटा, 3 महासागरीय। इसके बाद 13 में है, प्रश्न क्रमांक 13 है, पर्वतारोहियों को अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर क्यों जाना पड़ता है। उत्तर में लिखना है जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वायु घनत्व तेजी से घटता है, अतः वायु पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाइयाँ होती हैं और उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। 14 में है, जल संरक्षण की कोई 3 विधियाँ लिखिए। तो पहला है वर्षा जल संचयन, दूसरा है ग्रे वाटर रिसाइकलिंग, तीसरा में है जल कुशल उपकरणों और मिक्सचर का उपयोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में है, जीवमंडल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आपको लिखना है जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में, दिए गए रेखा मानचित्र में विश्व के प्रमुख महाद्वीप, महासागर तथा कर्क, मकर व विषुवत रेखा को दर्शाइए। इस क्वेश्चन में जो है अपने बुक में देख के जो है आपको यहाँ पे नाम जो है लिख लेना है। इस आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट